सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान मौजूद होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल क्या करती है, असल में सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सेकेंडरी सेल वॉल का। और सेकेंडरी सेल वॉल जब ग्रो होती है, जब प्लांट अपना साइज बिल्कुल मैक्सिमम साइज अटेन कर ले, तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपेयर हो जाती है। क्योंकि उसके बाद प्लांट कोई भी ग्रोथ नहीं कर सकता। और सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, वो किस किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड वैक्सेस। ओके। अब सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स भी क्या होते हैं यहाँ पर भी, जैसे प्राइमरी सेल वॉल में थे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं, तो यहाँ सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट शो करते हैं। और लिग्निन काम करती है सीमेंट का, मीन्स के वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स को एक साथ टुगेदरली अरेंज करती है, अटैच करती है और रिजिडनेस प्रोवाइड करती है। यानी कि जो लिग्निन है वो, जैसे हम वॉल्स में सीमेंट का काम करते हैं, इसी तरह ये सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर सीमेंट का काम करती है। और अब आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं या फिर सिर्फ बुक में हाईलाइटिंग कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ रहे हैं आप लोग? ठीक है, जो जिस तरह से पढ़ रहा है, जिसको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो उसी तरह से कर ले। आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करते हैं, क्या बात होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी, उसके फंक्शंस के बारे में बात होगी और उसकी कंपोजिशन के बारे में बात होगी। ठीक है। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीजों से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम तीन चीजों की बात करेंगे, मतलब कंपोजिशन और उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। सो कंपोजिशन में क्या क्या चीजें आती हैं, 60 to 80% प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर, 20 to 40% लिपिड्स होते हैं विद सम कार्बोहाइड्रेट, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कह सकते हैं सम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, स्ट्रक्चर किस तरह से, यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है जो कि हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बता रहा होता है सेल मेम्ब्रेन का। और वो उसमें क्या बता रहे हैं, उसमें ये बताते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या चीजें किस किस जगह पे अरेंज हो रही होती हैं। उसके अंदर जो लिपिड पार्ट होता है वो कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, लाइक उसको कहते हैं लिपिड बायलेयर। ये सब आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। तो लिपिड बायलेयर होती है और लिपिड बायलेयर में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं और हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अवे साइड पे, यानी कि जो आउटर साइड होती है या इनर साइड होती है, उस साइड पर उन दोनों के एंड्स होते हैं।
हाइड्रोफिलिक एंड्स यानी कि वाटर लविंग एंड्स, और हाइड्रोफोबिक एंड्स कहाँ होते हैं, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, या टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि ये हर तरफ से सेम नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन के आइसबर्ग्स होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो वो हर तरफ से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट तरह से मौजूद होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम है, वो क्या काम है यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते किस तरह से, प्रोटीन के ऊपर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होगा, तो वो जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलाकर जो पार्ट बनाएगा उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड पार्ट के ऊपर जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होगा, तो वो दोनों मिलकर बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ हमारे पास कुछ और साइटोस्केलेटन्स भी होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह, जो उसको स्ट्रीमिंग मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनीज है सेल के, उनको मूवमेंट करने में, और न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म तक या आसपास की जो जगह हैं उन तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं। वो सारे जो भी मूवमेंट होती है वो सब साइटोस्केलेटन्स के जरिए होती है, और उसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और अब जो फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शंस में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पार्ट होता है उसका फंक्शन पढ़ेंगे, और प्रोटीन पार्ट होता है उसका फंक्शन पढ़ेंगे। लिपिड पार्ट एक्चुअली क्या काम करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि जो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो, साइटोप्लाज्म बिल्कुल वो रहे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत ज्यादा रिजिड ना हो जाए, और उसके अंदर से जो चीजें पास आउट हो रही है, या जो एक दूसरे से मतलब उनकी एंट्री और एग्जिट हो रही है, वो सारी चीजें आराम से हो सके, तो इसकी वजह से वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि सारे काम इजीली हो सके। और जब फैटी एसिड्स की जो भी कंसंट्रेशन होती है, अगर वो ज्यादा हो जाती है, तो लिपिड बायलेयर क्या काम करती है, बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सिबल हो जाती है, ताकि उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर सके। और अब फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, एंटीजेंस हो गए और हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, चैनल प्रोटीन्स हो जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है, और इन सबका अपना अपना फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। कैरियर प्रोटीन्स क्या काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स कोई मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल है उसको अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी आउट करते हैं, और उसको इनटू एंड आउट ऑफ द सेल उसकी जो मूवमेंट है वो परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह चैनल प्रोटीन, और इसी एंजाइम्स क्या काम करते हैं, एंजाइम्स जैसे किसी भी काम को, किसी भी मतलब कि जो भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिल होता है, या कोई सब्सटेंस होता है, कोई कंपाउंड होता है, तो उसका अपना पर्टिकुलर एंजाइम होता है, ये बात आप सबको पता है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स को हार्मोन्स कहते हैं, या जो और मुख्तलिफ तरह के जो उनके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, जिन पर आकर कोई भी एंजाइम वगैरह या कोई भी सब्सटेंस बाइंड होता है, तो वो सारे काम रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स करवा रहे होते हैं। और एज एंटीजन भी वर्क करते हैं, एंटीजन वर्क करेंगे तो वो क्या काम करेंगे, सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो सेल के अंदर का ही है या फिर कहीं से आउटसाइड से आया है, तो ये काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है। अच्छा, जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एज अ सेल सरफेस मार्कर एक्ट करते हैं, और उनका क्या काम होता है, जो सेल के अंदर सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका काम होता है कि वो इन्वॉल्व होते हैं सेल टू सेल रिकॉग्निशन में, स्टिकिंग द करेक्ट सेल्स टुगेदर इन टिश्यूज, यानी कि सेल के अरेंजमेंट में, और जो भी काम सेल के अंदर सेल वॉल के अंदर हो रहे होते हैं उन कामों में ये सेल सरफेस मार्कर्स वर्क कर रहे होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं।
अच्छा, अब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, और उसके ऑर्गेनीज, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो ऑर्गेनीज होते हैं। अच्छा, मिडिल लैमेला, पहले मिडिल लैमेला बनती है सेल वॉल में। जी बच्चे, पहले मिडिल लैमेला बनती है, बनती नहीं है, प्रेजेंट होती है, और उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अच्छा, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के जो भी ऑर्गेनीज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% वाटर होता है, और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें 90% वाटर होता है, और बाकी के जो 10% होता है उसके अंदर सारे ऑर्गेनीज प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ दीज आर आयंस, कुछ इसको हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आयंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयंस के अंदर होते हैं जैसे कि सॉल्ट्स, शुगर्स, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन एक्सेट्रा, जो भी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। और स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, जो कि मेन, सारा का सारा मेन पार्ट होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर मेन होते हैं प्रोटीन्स, और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स में काउंट किए जाते हैं। नहीं बच्चे, मिडिल लैमेला सेंटर में होती है, लेकिन सेल के सेंटर में नहीं होगी वो, दो सेल्स के सेंटर में होगी, इसीलिए इसको मिडिल लैमेला कहा जा रहा है, क्योंकि वो दो सेल्स को एक साथ मिलाने का काम करती है। फातिमा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक? हन्नान, आपको भी कुछ समझ नहीं आया? ओके, मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ कि लेयर्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। ओके, आपको ये थ्री लाइंस नजर आ रही है, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन कलर की। इसमें सबसे पहली वाली जो है वो मिडिल लैमेला है। जो इसके मिडिल में रेड कलर की लाइन है, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, जब प्राइमरी वॉल कह लें। और ये जो ग्रीन कलर की है, ये सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब समझ में आ गया सबको? जब सेल ग्रो करेगा तो सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल बनेगी,
और उसके बाद जब प्राइमरी सेल वॉल फर्दर ग्रो करेगी तो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। मिडिल लैमेला सपोर्ट कर रही है टू लेयर्स को, मिडिल लैमेला सपोर्ट नहीं कर रही टू लेयर्स को। मिडिल लैमेला सिर्फ उसका काम ये है कि जो एडजेसेंट सेल्स हैं, अब ये मैंने एक सेल का बताया, इसी तरह से दूसरे सेल में भी बिल्कुल इसी तरह से अरेंजमेंट होगी कि मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल होगी और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो दो सेल वॉल के दरमियान, अब सेल वॉल खाली तो नहीं होगी बीच में से, मतलब दो सेल्स के दरमियान कोई गैप तो नहीं होगा, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए मिडिल लैमेला काम करती है, क्योंकि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। इसका काम ये होता है कि इसको स्टिक करना है, अटैच करना है, टुगेदर एक साथ अरेंज करना है। ठीक है, ओके, समझ गई आप, अच्छी बात है, समझ गई। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, पूछ लें अभी। ओके गुड, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पूछ लिया करो फौरन से। चलो अब चलते हैं जहाँ पे हम थे। सेल्स और उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रही थी। तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, अभी उसको देख लेंगे। पहले सेल साइटोप्लाज्म के अंदर की चीजें देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। सेल के पास साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला पार्ट होता है वो मोर विस्कस होता है, और उसके अंदर ज्यादातर काम क्या होता है, स्टोरेज का काम होता है। और जो वो मोर मोर विस्कस पार्ट होता है उसको कहा जाता है साइटोजेल। और जो न्यूक्लियस टूवर्ड्स द न्यूक्लियस पार्ट होता है उसे कहा जाता है साइटोसोल, बिकॉज वो लेस विस्कस होता है, और उसके अंदर जो भी हमारे पास सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म्स हो रहे होते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म्स टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वाले पार्ट में होते हैं, जिसको कहा जाता है साइटोसोल। ठीक है, ये मेन साइटोप्लाज्म के अंदर का हमने पढ़ लिया कि उसके अंदर किस किस तरह से क्या क्या चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं। और जो मूवमेंट होती है सेल की ऑर्गेनेल्स की, वो मूवमेंट किसके थ्रू होती है, साइटोस्केलेटन के थ्रू होती है, जो कि माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन होते हैं, और माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिव फेज में, जब हमारे पास सेल इंटरफेज के अंदर होता है उस फेज में होते हैं, उस फेज में मूवमेंट हो रही होती है माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू, और मूवमेंट को कहा जाता है साइक्लोसिस। ठीक है, अच्छा, अब मेटाबॉलिक एंड स्टोरेज रोल तो मैंने आपको बता दिया कि मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वाले पार्ट में होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो भी स्टोरेज होती है वो कहाँ पर होती है, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले पार्ट में। साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो पार्ट होता है उसमें स्टोरेज होती है। कुछ भी सब्सटेंस, कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, या जो प्लांट फैगोसाइटोसिस के जरिए कुछ भी अगर वो लेता है तो उसकी स्टोरेज जहाँ भी होगी वो टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट होगा वो। अच्छा, सेल ऑर्गेनीज के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनीज होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी, जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फर्स्ट वन है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। जी, नमाज ब्रेक अभी मिलेगा लेकिन कुछ देर बाद, ठीक है, नमाज ब्रेक मिलेगा तो मैं बता दूंगी। अलीजा, आपने पूछा है कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक। ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन डिस्क्राइब नहीं हो रही फ्लूइड मोज़ेक के तौर पर, बल्कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरह से डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, और वो उसकी सारी की सारी पार्ट्स जो भी उसके फंक्शंस हैं उन सबको वो बताता है। ठीक है।
मैंने जो इंटरफेस वाली बात ये कही थी कि जो मूवमेंट सेल के अंदर होती है वो होती है साइटोस्केलेटन्स के जरिए। साइटोस्केलेटन्स के तीन तरह के साइटोस्केलेटन्स होते हैं, जनरल टर्म होती है इनकी साइटोस्केलेटन्स। उसके अंदर जो इंटरफेस के अंदर यानी कि जो नॉर्मल सेल प्रेजेंट होता है उसके अंदर जब मूवमेंट हो रही होती है तो वो माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू होती है, और जब सेल सेल डिवीजन की तरफ जाता है तो उसमें जो मूवमेंट होती है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की साइड लेस विस्कस क्यों होता है? बिकॉज वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, या जो भी मेटाबॉलिक वर्क होता है वो सारे के सारे वर्क वहां पर हो रहे होते हैं, इसलिए वहां लेस विस्कस होता है। ठीक है, मैं फेडरल बुक की पीडीएफ सेंड कर दूंगी, क्लास एंड हो जाती है। ओके, एडिनाइलेट साइक्लेज इज एन एंजाइम। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम होता है, और ये क्या काम करता है? एटीपी का काम करता है। एटीपी में जो एटीपी को कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ये तो सिर्फ एंजाइम का नेम है अभी। ठीक है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं, क्या है उसके बारे में, क्या क्या है और वो किस तरह का होता है, उसकी शेप और उसके अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैला हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि इसका हर जगह पे काम होता है, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है और किस तरह से उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को परफॉर्म करता है, अ, मतलब उसको क्या करता है, लेके जाता है कहाँ से कहाँ तक, और किस तरह से वो क्या काम कर रहा होता है वो देखते हैं। प्रोटीन्स जो भी सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की वो होती है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस SER। SER क्या करते हैं? जो RER ने प्रोटीन की सिंथेसिस की होती है उसको SER के थ्रू लेके जाते हैं, अपने थ्रू लेके जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है RER का, कि वो क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अच्छा, SER क्या होता है? SER बहुत सारा रोल प्ले करता है। RER सिर्फ एक रोल प्ले करता है, SER बहुत सारे रोल प्ले करता है। उसमें इसका मेन रोल क्या होता है? उसका मेन रोल होता है कि वो मूवमेंट में हेल्प करवाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर सबसे ज्यादा SER पाया जाता है, जिसको हम एक और नाम देते हैं, और वो मसल्स के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेम से। ठीक है, अब और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो भी मेन फंक्शंस होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन, और सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टोर कैल्शियम आयंस, और मेन फंक्शन उसका मैंने बता दिया कि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स करवाता है। और उसका एक और फंक्शन अभी बताया कि वो प्रोटीन जो सिंथेसिस की होती है, जिसने RER ने सिंथेसिस की होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक लेके जाता है, एज अ ट्रांसपोर्ट वर्क करता है। और ये दोनों SER और RER दोनों मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेकेंडरी सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसी तरह से।
जी, जब सेल डिवाइड होता है तो साइटोस्केलेटन साइक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और मूवमेंट किसकी? मूवमेंट ऑर्गेनीज की। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। तो ये सारी जो मूवमेंट हो रही होती है इनकी, वो सारी साइक्रोसिस के थ्रू होती है। रफ भी सपोर्ट देता है और स्मूथ भी, दोनों सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनके फंक्शंस जो अलग अलग है, उनका डिफरेंस वो इस वजह से डिफरेंस होता है क्योंकि उनमें राइबोसोम्स एक में प्रेजेंट होते हैं और दूसरे में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, जो बातें मैंने पढ़ा दी हैं उनको दोबारा से लिख दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं यार टीचर आप लिख के पढ़ा दें। तो उसे दोबारा लिखूं या फिर आगे से कंटिन्यू करें? ओके ओके। राइटिंग समझ आ रही है आप लोगों को? ER is also called ribosome factory, या कह सकते हैं इसको राइबोसोम फैक्ट्री। यस।
और आगे देख लें कि लंग्स के अंदर कितनी अमाउंट होती है ग्रैनुलर की और ए ग्रैनुलर की। लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा काम जो हो रहा होता है वो ग्रैनुलर परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि लंग्स में हमें प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर मेन जो भी होता है सर्फेक्टेंट होता है, और वो किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और पैंक्रियाज के अंदर ग्रैनुलर की अमाउंट ज्यादा होती है और ए ग्रैनुलर की अमाउंट कम होती है, क्योंकि पैंक्रियाज के अंदर क्या होता है, हार्मोनल कंसंट्रेशन होती है या एंजाइम्स होते हैं जो भी सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से उसको एक ग्रैनुलर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है। नो, प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और उनके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स एक्सेट्रा जो भी होते हैं, और मेन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब ये समझ में आ गया, और उसके हवाले से कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ ले। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर ई आर? बेटा ये आर ई आर जो होता है उसका मेन फंक्शन यही होता है, मेन रोल यही होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है। और ए ग्रैनुलेटेड, ए ग्रैन्युलर एंड ग्रैन्युलर मींस, ए ग्रैन्युलर मींस जिसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो राइबोसोम्स का ग्रेन्यूल्स का एक स्ट्रक्चर ना, तो जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते उनको हम ए ग्रैन्युलर कहते हैं, और जिनके पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ग्रैन्युलर कहते हैं। और ग्रैन्युलर मींस is a rough endoplasmic reticulum, because rough endoplasmic reticulum have ribosomes and smooth endoplasmic reticulum do not have ribosomes, so they are called granular, agranular. ठीक है। मीन ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट मीन बेटा जो सेल्स पहले डिस्कवर्ड हुए हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स के नेम दे देते, फिर आगे जब हमने बाकी के ऑर्गेनिजम्स में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर के जब सेल ऑर्गेनील्स वगैरह डिस्कवर होते गए तो पता चलता गया, और उसके बाद उनको यूकैरियोट्स के नेम दे दिए। प्रोकैरियोट्स एक्चुअली बैक्टीरियाज को कहते हैं। ठीक है। प्रोटीन के अलावा क्या फंक्शन कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा जो फंक्शन होता है इसका वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है। मोहम्मद उजैर, आपको समझ आ गया? चलो आगे वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं।
ऑल बॉडी सेल्स हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। नहीं, जिस तरह से मैंने ये बताया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स यस, हर किसी के पास होते हैं लेकिन डिफरेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। और RER सेल के किस जगह पाए जाएंगे? नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, जो मैं लिखवा रही हूँ आप राइट डाउन कर लें, और जो मैं बोलती जा रही हूँ अगर कुछ उसमें से रह जाए वो भी नोट डाउन करते जाएं साथ साथ, और कुछ रह जाए तो मुझे रिपीट करने के लिए कह दें, ठीक है। और सेल वॉल प्लांट इस सेल वॉल परमेबल, बेटा ये फ्रीली परमेबल होती है, यानी कि हर किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को अलाउ करती है कि वो अंदर आ जाए। सेल वॉल, हम सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे, सेल वॉल की बात कर रहे हैं जो कि फ्रीली परमेबल होती है, यानी कि परमेबल होती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस? फिर आगे राइबोसोम्स पे चलते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट में मौजूद होती है, एनिमल्स में नहीं होती है, इसी वजह से उनके सेल्स इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते एनिमल्स के, ठीक है। चलो अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स को हम एक और नाम देते हैं, और उसको नाम क्या देते हैं? पॉलीसोम्स का, ठीक है। क्यों नाम देते हैं उसको पॉलीसोम्स का, आगे बताते हैं अभी। और कलेक्शन ऑफ राइबोसोम्स दैट एसोसिएटेड विद mRNA, यानी कि जो भी राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स के अंदर ज्यादातर mRNA प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम्स फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ पे ऑब्जर्व हुए थे, किस तरह से ऑब्जर्व हुए थे? एज अ डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी कि राइबोसोम्स क्या, अभी हमने पीछे पढ़ा कि जिनमें ग्रैनुल्स होते हैं वो उनको हम ग्रैनुलेटेड कहते हैं। तो राइबोसोम्स का ग्रैनुलर स्ट्रक्चर थे। जब उनको ऑब्जर्व किया गया तो हमें नजर आया कि वो क्या है, डेंस ग्रैनुल्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक एक जगह पे जमा हुए थे। और उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम्स के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं, या हम कह लें कि दो मुख्तलिफ तरह के जो उनके वो बॉडीज होती हैं, दो मुख्तलिफ तरह की बॉडीज से मिलकर बना होता है। एक होती है, दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक 80s और एक 70s। 70s प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, और 80s जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। 80s किस तरह से मिलके बना होता है? उसका उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, और वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? 40s एंड 60s मिलाकर बनाते हैं 80s राइबोसोम्स, ठीक है। और 70s के अंदर 30s एंड 60s। 30s एंड 60s मिलाकर बनाते हैं 70s, और 40s और 80s मिलाकर बनाते हैं 40s और 60s मिलाकर बनाते हैं 80s राइबोसोम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन इसको लिख देती हूँ, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। बेटा जो ER प्रेजेंट होते हैं लिवर सेल्स में जो उनके एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स कौन, एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो इसीलिए RER प्रेजेंट होते हैं लिवर में, ताकि वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सके, प्रोटीन्स की सिंथेसिस कर सके। और मसल सेल्स में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? उसका काम होता है कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करवाना। तो इसीलिए RER और SER मसल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं अपनी अपनी डिफरेंट क्वांटिटीज के हिसाब से। राइबोसोम की कॉम्पोजिशन अभी हम पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और S मीन्स होते हैं सेडबर्ग्स।
60 सेडबर्ग यूनिट्स से मिलके बने होते हैं और 40 सेडबर्ग यूनिट्स, ठीक है। एस मीन्स सेडबर्ग्स। थैंक यू बच्चे। और राइबोसोम के सब यूनिट जब होते हैं अटैच होते हैं तो वो बहुत सारे एक साथ अटैच हो जाते हैं। सब यूनिट्स अटैच होने के बाद जब राइबोसोम्स पूरा एक बन जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अटैच हो जाते हैं और वो सारे आकर अटैच हो जाते हैं mRNA के मॉलिक्यूल से, ठीक है। और mRNA के मॉलिक्यूल से जब वो अटैच हो जाते हैं तो उनकी चेन बन जाती है और उस चेन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स। और इसी तरह से क्या होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है राइबोसोम्स के थ्रू, तो वो आराम से बहुत जल्दी क्विकली बहुत कम टाइम में फौरन से उसके पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं और प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, सिंथेसाइज हो जाते हैं। अच्छा। और और राइबोसोम्स किस किस चीज से बने होते हैं, उनकी कंपोजिशन मतलब कि उनके अंदर आरएनए भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो इसलिए उनको एक और नाम देते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कहा जाता है। और राइबोसोम्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं, खुद एक्चुअल में कहाँ फॉर्म होते हैं, ये न्यूक्लियोलस के अंदर फॉर्म होते हैं और उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर पोर्स एंड देन इन साइटोप्लाज्म, और फिर वो जाकर अटैच हो जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। जी, इन न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स प्रोड्यूस। राइबोसोम अटैच होते हैं RER या ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, और उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रेन्युलेटेड कहते हैं। 80s एंड 70s कैसे बन रहा है बेटा, ये इसके लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं उनसे मिलके बनता है, और इतना डीपली यहाँ पे वैसे आपको जरूरत है नहीं, तो जितना आप लोग को मेंशन है वो उतना ही दिया हुआ है कि 40s और 60s, 40s इज लार्ज स्मॉलर सब यूनिट, 60s लार्जर सब यूनिट, और उन दोनों से कंबाइन हो गया, उनकी कंपोजिशन मिलकर क्या बनाते हैं, वो 80s राइबोसोम्स बनाते हैं जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। जी, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है, क्या होता है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप।
जी, राइबोसोम्स कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन्स बोथ। पॉलीराइबोसोम्स वाला पॉइंट समझ नहीं आया। पॉलीराइबोसोम्स वाला पॉइंट ये है कि राइबोसोम्स की मतलब ये समझो कि राइबोसोम्स हैं और वो बहुत सारे राइबोसोम्स एक साथ अरेंज हो गए हैं, एक ही साथ अटैच हो गए हैं एक दूसरे से, और उन्होंने मिलकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। उस चेन को कहा जाता है पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है। और राइबोसोम्स आर डिस्पर्ड फ्रीली डिस्पर्ड इन प्रोकैरियोट्स, यानी कि वो किसी चीज से अटैच नहीं होते, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नमाज ब्रेक ले लो और सब जाके नमाज पढ़ के आ जाओ। 5 मिनट का 10 मिनट का नमाज ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद सब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोई भी इसको लीव नहीं करना। अच्छा जी, चलो आप गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है और उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स डिस्कवर किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। सबको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल ठीक तरीके से? कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था इन 1898। ये जो आपको इसके ईयर लिखे होते हैं ये याद नहीं करने, ऐसे ही बस आप पढ़ लें, इसको एक दफा जरूर पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से होता है? स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, उन सेक्स को क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। और जो उसका पूरा सिस्टम होता है, यानी कि उस सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो स्टैक हो गए और दूसरा क्या होता है हमारे पास? वेसिकल्स होते हैं। स्टैक्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी और दूसरे जो वेसिकल्स होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। अच्छा, जो स्टैक्स का पूरा बंडल होता है उस बंडल के दो पार्ट्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, ये कह सकते हैं। दो एंड्स होते हैं, एक पहला जो सामने वाला एंड होता है उसको कहते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज, जहां पर ये वेसिकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब वेसिकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं किस शेप में? वो बना रहे होते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इसको कहा गया है फॉर्मिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे सिस्टर्नी फॉर्म हो रहे होते हैं। और जो उसका दूसरा साइड होता है, दूसरा फेस होता है, उसको कहते हैं ट्रांस फेस। और ट्रांस फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टर्नी वेसिकल से फॉर्म हुए होते हैं वही सिस्टर्नी यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर दोबारा से वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके अंदर कोई ना कोई सिक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है इसका काम? जो अच्छा, एक और बात कि फॉर्मिंग फेज और सिस फेज में क्या होता है? फॉर्मिंग फेज हम कैसे देख सकते हैं? फॉर्मिंग फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप में होता है, और जो सिस फेज होता है, जो ट्रांस फेज होता है, ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, उसको उसकी शेप हम देखते हैं तो वो कैसी होती है? कॉनकेव फेस होती है। कॉनकेव फेस होता है, कॉनकेव शेप होती है उसकी। अच्छा, जो मेन फंक्शन होता है गोल्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी एपरेटस का, वो फंक्शन होता है उसको उसका काम होता है कि सेल जो भी सिक्रीट करता है उसकी प्रोसेसिंग करना और आगे उसका जो भी मतलब उसकी डेस्टिनेशन है वहां तक लेके जाना। और सेल की जो मेन सिक्रीशन होती है वो क्या होती है? क्योंकि सेल सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो सेल जब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो वो कहाँ होती है? प्रोटीन सिंथेसिस आर में होती है, और आर से उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स आगे उनका काम उसका काम ये होता है कि हर हर प्रोटीन को मतलब जहाँ जहाँ प्रोटीन की नीड होती है उधर तक पहुँचाना, और प्रोटीन का जहाँ पे स्टोरेज है वहां तक पहुँचाना उसको, और सही तरीके से प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करवाना। अच्छा, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जब उसके अंदर जो वेसिकल्स होते हैं वो वेसिकल्स उनको हम मुख्तलिफ नेम देते हैं, क्योंकि उनके उनके अंदर की सिक्रीशंस होती हैं मुख्तलिफ तरह की होती हैं। और जो मुख्तलिफ नेम होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिक्रीशंस के, जो वेसिकल्स बनते हैं उनके नेम्स होते हैं लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइकोसिसोम्स। ये सारे के सारे ओरिजिनेट होते हैं किससे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक और काम करता है, उसका काम ये होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स
ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी बनाता है, लिपोप्रोटीन्स को, न्यूक्लियोप्रोटीन्स को, और इसी तरह से जो डिफरेंट हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सबको वो बना रहा होता है, या उन्हीं से उन वो सब कहाँ से निकलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। अच्छा, जब सेल डिवीजन होती है तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जो भी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अंदर के जो वेसिकल्स होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स अरेंज हो जाते हैं एक तरफ और फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट का। और फिर इसी फ्रेगमोप्लास्ट से जब सेल डिवाइड होकर न्यू सेल में डेवलप होता है तो उसी से फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। समझ आ गया सबको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम करता है, और कौन कौन सी बॉडीज इससे ओरिजिनेट होती हैं। सही है। जी, इस चैप्टर की डिटेल एफटीबी में भी है, एसटीबी में भी है, और हर हर बुक में है जिस बुक से आप पढ़ना चाहें। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट उसको कहा जाता है जब गोल्जी वेसिकल्स अपने आप को अरेंज कर लें, एक समझ लो कि एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि जो बस सिंपली ये समझ लो कि वेसिकल्स जो है वो अरेंज हुए हुए, और उस अरेंजमेंट को नाम दे दिया है फ्रेगमोप्लास्ट का। ठीक है। प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, किसका बॉन्ड? अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, एमडी में सारी बुक्स नहीं पढ़नी, आपको एफटीबी पे फोकस करना है फिलहाल तक। जब हमारे पास पीएमसी का सिलेबस आ जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे कि हमें कौन कौन सी बुक को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन एफटीबी ही वो ज़्यादातर फोकस करते हैं। पिछले 2 सालों से यही होता आ रहा है कि वो एफटीबी को ही फोकस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका अपना सिलेबस बना होता है। ठीक है। जी, बायो के लिए एफटीबी पढ़ें। एमसीक्यूज के लिए मैं अभी एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहां पे सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज प्रेजेंट होंगे, उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेगा। ओके। अब आ जाते हैं लाइसोसोम्स के ऊपर, यानी कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस की बॉडीज होती हैं, लाइसोसोम्स, पॉलीऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, इन सारी बॉडीज को पढ़ने के वो क्या क्या होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या क्या होता है बस। ठीक है। लाइसोसोम्स, लाइसो मीन्स, अच्छा लाइसोसोम्स में क्या क्या होता है? लाइसोसोम्स एक्चुअली किस चीज के होते हैं, उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर इटसेल्फ अ वेसिकल्स। ठीक है, उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से इनको कहा गया है लाइसोसोम्स। 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? ये जो भी हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, या जो हमारे पास कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको उनकी जो सही जगह है वहां तक लेके जाना, सेल से बाहर लेके जाना वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और टॉक्सिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट करना, इंगल्फ करना, ये बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं।
लाइसोसोम्स मेड बाय BRER। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है। उसके बाद वो SER के थ्रू जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस तक। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे क्या होता है? लाइसोसोम्स जब बिल्कुल डेवलप हुए होते हैं, जैसे ही डेवलप हुए होते हैं तो उस वक्त उनको यानी कि न्यूली फॉर्म लाइसोसोम्स को कहा जाता है प्राइमरी लाइसोसोम्स। उसके बाद जब वो किसी और स्ट्रक्चर से जाकर मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं? ऑटोफेगोसोम्स, एंडोसोम्स या फेगोसोम्स। इन स्ट्रक्चर से जाकर जब वो मिलते हैं तो वो बनाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स, ठीक है। और फिर उनके बाद ही ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उस स्ट्रक्चर से अटैच होने के बाद या फ्यूज होने के बाद। लाइसोसोम का जो कंटेंट होता है यानी कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या क्या काम करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वो करते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। इंटरसेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड। सारे मतलब जो भी सेल फूड करता है, एक फूड लेता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू, तो उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, और जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को अलग एक वैक्यूम में डाल देते हैं। उसको कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। जो सेल इंजेस्ट करता है फूड को, उस वक्त जो वेसिकल्स बनते हैं उनको कहा जाता है फूड वैक्यूल्स। और जब वो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट अपने बाहर निकालते हैं तो वो भी एक वेसिकल में ही जाकर जमा होता है, और उस वेसिकल को कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और इस तरह से वो सेल से बाहर निकल जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थ्रू एक्सोसाइटोसिस। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अच्छा, दूसरा इसका प्रोसेस क्या होता है? ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में क्या होता है? जो भी सेल के अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल उनको लाइसोसोम्स उनको इंगल्फ कर लेते हैं, और इस तरह उनका नाम हो जाता है ऑटोफेगोसोम्स। और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोफेगी। अच्छा, तीसरा उनका प्रोसेस होता है ऑटोफेगोसोम्स। तीसरा इनका प्रोसेस होता है, किस चीज का होता है तीसरा प्रोसेस? ऑटोलिसिस का। ऑटोलिसिस में क्या होता है कि सेल्फ ईटिंग प्रोसेस होता है ये। यानी कि अगर किसी सेल को हमें खत्म करना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज की, उसके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। और जब वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ जो प्रेजेंट होते हैं एक्सेस अमाउंट में, उनको लाइसोसोम इंगल्फ कर लेता है, और उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलिसिस। यानी कि सेल की जो भी हमारे पास पूरी क्वांटिटी है, सेल का मैकेनिज्म मेंटेन रखने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। और कभी कभी ये प्रोसेस स्टार्वेशन पीरियड में भी होता है। स्टार्वेशन पीरियड में जब होता है तो उसको फिर हम सुसाइड कहते हैं या सेल डेथ कहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से लाइसोसोम्स का एक और नाम ये भी है कि सुसाइडल बैग्स कहा जाता है उनको। सबको ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं समझ आ रही कुछ भी? ऑटोफेगी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है ये। बस जो सेल के हमारे पास कोई भी अगर सेल डैमेज हो जाता है या सेल की अंदर किसी ऑर्गेनिल की लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, तो फिर वो जो सेल उस स्ट्रक्चर को एंगल्फ करता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। हनान, आप अभी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट ईयर तो पढ़ ली होगी ना? सेकेंड ईयर के लिए आप इम्प्रूव कर रहे हैं। आप एक काम करें, अभी मैं आपको फेडरल टेक्स्ट बुक का PDF भेज दूंगी, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैंने कहीं और से नहीं पढ़ाया है, सब बुक से ही पढ़ाया है, ठीक है। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बुक है, आप रीड भी कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या समझ नहीं आ रहा फिर? जी, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर होगा टेस्ट में। अच्छा, हम आगे पढ़ते हैं।
peroxisomes and glyoxysomes. What are peroxisomes and glyoxysomes? ये दोनों क्या है हमारे पास? ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हुए होते हैं और हम इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? माइक्रो बॉडीज इनका नाम दे देते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? सिमिलर टू लाइसोसोम्स बट दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, लाइसोसोम्स का जो साइज होता है उससे ये स्मॉल होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। और इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स कौन क्या क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? उनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो कुछ एंजाइम्स ये हैं कि पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस, यानी कि ये डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं और हर एंजाइम अपने पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, अबंडेंट इन लिवर सेल्स, क्योंकि लिवर सेल्स में क्या होती है ज्यादातर जो भी हम जैसे अल्कोहल लेते हैं या कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो उन ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन या उनको जो ब्रेक डाउन कर रहा होता है वो सारा काम लिवर का होता है। तो इसीलिए पर ऑक्सीजोम्स एक्चुअली लिवर में प्रेजेंट इसीलिए होते हैं कि ये क्या करते हैं? अल्कोहल अगर किसी ने ड्रिंक की है तो वो क्या करेंगे? अल्कोहल को ब्रेक डाउन कर देंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में थ्रू एन एंजाइम पर थ्रू हाँ, थ्रू एन एंजाइम पर ऑक्सीडेज। और जब पर ऑक्सीडेज के थ्रू हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक कर देंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इटसेल्फ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को फिर से ये ब्रेक डाउन कर देंगे किसमें? वाटर एंड ऑक्सीजन में थ्रू एन एंजाइम कॉल्ड कैटालेज। ठीक है, इस तरह से ये एंजाइम अपने अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज का काम क्या होता है? ये प्लांट सेल के अंदर ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइसिन में। मतलब इसको हम मुख्तलिफ जगहों पर हर एंजाइम अपने अंदर काम कर रहा होता है। इसको इतना डिटेल में कहीं पे मौजूद नहीं है यहाँ पर। ठीक है, जितना है मैं आपको बता रही हूँ। और ग्लाइऑक्सिजोन्स क्या होते हैं? ग्लाइऑक्सिजोन्स का काम क्या होता है भाई? ग्लाइऑक्सिजोन्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्या, सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर। पेरोक्सिसोम्स सिर्फ एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं और ग्लाइऑक्सिजोन्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अजान हो रही थी तो इसलिए मैं अजान ब्रेक लिया था। नमाज ब्रेक नहीं मिलेगा क्योंकि क्लास 6:45 तक चलेगी। उसके बाद आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा अपनी अपनी। ओके, हम पढ़ रहे थे लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के बारे में। उसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि उसकी 3 डिजीजेस कौन सी हैं। लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं उनकी डिजीज के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज है और कहाँ कहाँ वो डेफिनेट कौन कौन सी मतलब के कौन कौन सी जगह पर कौन सी डिजीज वर्क कर रही होती है, मतलब किसकी वजह से किस ऑर्गन के अंदर कौन सी डिजीज प्रेजेंट होती है। टे सेक डिजीज, व्हाट इज टे सेक डिजीज? और उसमें क्या होता है? रेयर डिसऑर्डर है। ब्रेन एंड आई एंड स्पाइनल कॉर्ड्स में ये ज्यादातर इसका जो इफेक्ट होता है वो इन एरियाज में होता है, इन ऑर्गन्स में होता है। और मेनली जो जब ब्रेन में होता है तो जाहिर सी बात है उससे आइज कनेक्टेड है और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये क्या करते हैं? न्यूरॉन्स की डिजनरेशन को करवा देता है, न्यूरॉन्स की डिजनरेशन करवा देता है और डेथ डेथ हो जाती है बाय एज 2। ओके, और गॉकर्स डिजीज, इसको गॉचर्स डिजीज भी पढ़ते हैं, इसको गॉकर्स डिजीज भी पढ़ते हैं। ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है। आवाज क्लियर है ना मेरी सबको? फैट्स कैन नॉट कन्वर्ट इनटू लिपिड्स। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि लिपिड्स की क्या हो जाती है? लिपिड मेटाबॉलिज्म इफेक्ट करता है और लिपिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो यही गॉकर्स डिजीज के बारे में, उसमें भी यही हो रहा होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन होता इसी तरह से ही है। मेजर इफेक्ट जो होता है इसका गॉकर्स डिजीज में, मेजरली लिवर और स्प्लीन इफेक्ट करती हैं। और ये दोनों किस तरह से इफेक्ट होती हैं कि इन दोनों ऑर्गन्स की इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, और इसमें डेथ होती है बाय एज 20। टे सेक्स डिजीज में जो डेथ हो जाती है वो बहुत अर्ली एज में डेथ हो जाती है और वो एज होती है 2 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है। और वॉकर्स डिजीज में बाय एज 20।
क्रेब्स डिजीज, क्रेबीज डिजीज भी पढ़ते हैं इसको और क्रेब्स डिजीज भी पढ़ते हैं। ये भी एक रेयर डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, इसमें होता है इम्पेयरमेंट ऑफ माइलिनेशन। अब जब माइलिनेशन की इम्पेयरमेंट हो जाएगी तो कोई भी हमारे पास सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकेगा न्यूरॉन्स के थ्रू, तो कंप्लीट मेटाबॉलिक फंक्शन की इनहिबिशन हो जाती है और एक्टिविटी, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी ट्रेवल ही नहीं कर पाती। कोई सिग्नल अपने इफेक्टर सेल से रिसेप्टर सेल तक जा ही नहीं पाता। और इसमें भी क्या होता है, डेथ बाय एज 2। उसके बाद है 23 का वर्कर्स के बाद रेबीज डिजीज। मैं लिख के बता देती हूँ अभी, 2 मिनट। अब क्लियर है सबको? आगे आ जाते हैं हम प्लास्टिड्स के ऊपर। सेल ऑर्गेनील के अंदर नेक्स्ट ऑर्गेनील है प्लास्टिड्स। अच्छा जी, प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स होते हैं थ्री टाइप्स के। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। मेनली जो प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोप्लास्टिड्स, यानी कि जो हमारे पास इमेच्योर प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोप्लास्टिड्स का। और जब ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं और डिवाइड होते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, डेवलप हो जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट से ही आगे जाकर फिर क्रोमोप्लास्ट डेवलप होते हैं। लाइक प्रोप्लास्टिड सिर्फ दो तरह के क्लोरोप्लास्ट में डेवलप होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि कलरलेस या फिर ग्रीन। ठीक है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या क्या मेन फंक्शन उसका होता है कि वो स्टोरेज करवाता है। और क्योंकि वो कलर तो दे नहीं रहा, लेकिन वो क्या काम कर रहा होता है, स्टोरेज का काम कर रहा होता है। अगर वो उस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई स्टार्च स्टोर होगा तो हम उसे एक नाम दे देंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर उसके अंदर लिपिड स्टोर होगा तो हम उसे नाम देंगे इलायोप्लास्ट। और अगर प्रोटीन स्टोर होगा तो हम उसे नाम देंगे प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और जहां समझना है मुझे बता दें। आगे दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है? क्रोमोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेन काम हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट देख लेते हैं, फिर बाद में क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। क्रोमोप्लास्ट क्या कर रहा होता है, उसके अंदर डिफरेंट कलर पिगमेंट्स होते हैं जो कि पेटल्स को, फ्लावर्स को कलर वगैरह दे रहे होते हैं, जो भी हमें डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे थे अदर देन ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद उसकी अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो देखते हैं।
ये समझ आ गया सबको कि मैंने इसका स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया हुआ है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, थाइलेकॉइड बंडल्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है जो मतलब एक जैसे हम साइटोप्लाज्म को कहते हैं ना, इसी तरह से स्ट्रोमा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जेल लाइक मटेरियल होता है और वो कलरलेस होता है, ठीक है। और दूसरा जो उसके अंदर हिस्सा होता है वो होता है थाइलेकॉइड का। थाइलेकॉइड आर द बंडल्स, या हम कह सकते हैं स्टैक ऑफ बंडल्स। इसमें स्मॉलर थाइलेकॉइड्स होते हैं और लार्जर थाइलेकॉइड्स होते हैं। स्मॉलर थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो डिस्क लाइक, मतलब एक थाइलेकॉइड जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आगे वो किस तरह से अरेंज हुआ होता है, स्मॉलर थाइलेकॉइड्स में जो उनकी अरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होती है, वो इस तरह से होती है कि 25 टू 30 या 50 थाइलेकॉइड्स एक जगह पे अरेंज होकर या पाइल ओवर वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं और वो एक स्टैक बना देते हैं। उसको हम नाम देते हैं ग्रैनम का, ठीक है। और वो जो ग्रैनम होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और कम से कम कितने ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, 40 टू 60 ग्रैना प्रेजेंट होते हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अच्छा, ये हो गई हमारे पास स्मॉलर थाइलेकॉइड्स की बात। लार्जर थाइलेकॉइड्स में क्या होता है, लार्जर थाइलेकॉइड्स एक्चुअली उनका जो काम होता है, उनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। वो क्या कर रहे होते हैं, स्मॉलर थाइलेकॉइड्स को, या जिनको हमने नाम दिया है ग्रैनम का, ग्रैनम को, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो उसका पहला फर्स्ट रिएक्शन जो होता है, या क्या जिसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है स्ट्रोमा में, सॉरी थाइलेकॉइड्स में। लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड्स में होता है, पूरा जो उसका प्रोसेस परफॉर्म होता है वो थाइलेकॉइड बंडल्स के अंदर होता है। और जो उसका डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। इसके अब दो मेन टॉपिक्स रह गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारे पास न्यूक्लियस। और छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जैसे साइटोस्केलेटन हो गया, जिसके अंदर छोटी सी तीन चीजें आ जाएंगी, और सीलिया एंड फ्लैजिला। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करके मैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाऊंगी, जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। ओके, जी बच्चे बोलो। आपको जहां से ठीक लग रहा है आप वहां से कर लो। आपने सेकेंड ईयर इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको सेकेंड ईयर में भी ये सब चीजें पढ़ी होंगी ना। जी जी बिल्कुल, गाइडलाइन आपको फुल गाइडलाइन मिलेगी, थोड़ी नहीं बच्चे, फुल 100% गाइडलाइन मिलेगी। तो हन्नान बेटे, आप ये बताओ कि आपने सेकेंड ईयर में कहाँ से, मतलब खुद से स्टडी की थी, सेल्फ स्टडी की थी, और कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बगैर पढ़े आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दे दिए थे, किस तरीके से किया था।